अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आईकॉम पार्ट 1 के अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में एक टॉपिक 3 कॉलम कैश बुक पे अपनी बात करेंगे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात करता हूँ कि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसके नाम को समझना ज़रूरी है। जब तक आप उस चैप्टर के नाम को नहीं समझेंगे, आपको उसका काम भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है 3 कॉलम कैश बुक। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके नाम के हवाले से बात करूं तो हम इसके नाम को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हम बात करेंगे कैश बुक के ऊपर, फिर हम बात करेंगे कि इस कैश बुक में 3 कॉलम का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी कि कैश बुक से क्या मुराद है। तो बेटा, कैश बुक जैसे नाम से सजेस्ट कर रहा है, नाम से ज़ाहिर कर रहा है कि कैश बुक का मतलब एक ऐसी बुक, कैश बुक का मतलब एक ऐसी नोटबुक, कैश बुक का मतलब एक ऐसा रजिस्टर जिसमें हम कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि कैश बुक एक ऐसा रजिस्टर है, कैश बुक एक ऐसी नोटबुक है, कैश बुक एक ऐसी किताब है जिसमें हम अपने कारोबार के कैश के लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स लेन देन, यानी कि कुछ लिया जाए और कुछ दिया जाए, उसे हम अकाउंटिंग के ज़बान में कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो कैश बुक का मतलब क्या हुआ? कैश बुक का मतलब एक ऐसी नोटबुक है जिसमें हम किसी कारोबार में कैश के लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम इसकी एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो कैश बुक के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि कैश बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन। बेटा, एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि कैश बुक एक ऐसी नोटबुक है जिसमें हम कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अभी हमने बात की कि ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी कि कुछ लिया जाए और कुछ दिया जाए, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये होगा कि ऐसा लेन देन, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, यानी कि कैश दिया जाए या कैश लिया जाए, उसे कहा जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। और ऐसी ट्रांजैक्शंस को, यानी कि जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हें हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि कैश बुक में लिखते हैं। देखिए, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग। तो बेटा, अकाउंटिंग का मतलब ये है कि हिसाब किताब रखना। तो आज हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, कैश बुक के चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि हमारे पास एक नोटबुक है जिसे हम कैश बुक कहते हैं, और उस नोटबुक में हम किसी कारोबार के, किसी कंपनी के, किसी बिज़नेस के कैश के लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि कैश बुक एक ऐसी नोटबुक है जिसमें कोई उधार की ट्रांजैक्शन नहीं लिखी जाती। इन कैश बुक नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बेटा, क्रेडिट का मतलब होता है, अकाउंटिंग के ज़बान में क्रेडिट कहते हैं उधार को, यानी कि क्रेडिट का मतलब है उधार। तो कैश बुक के अंदर हम कोई उधार की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कैश बुक यानी कि ऐसी किताब, ऐसा रजिस्टर जिसमें हम कैश का रिकॉर्ड रखते हैं। तो बेटा, इसमें उधार की कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती, उधार का लेन देन रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यानी कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसा काम जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो, जिसमें ना तो कैश आ रहा हो ना कैश जा रहा हो, उसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है जी, बात क्लियर होती है आपको यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जब कैश की बात करते हैं बेटा, तो कैश को हम किस सेंस में लेते हैं, मतलब कैश का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कैश? तो कैश को थोड़ा सा हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है कि कैश का मतलब ये है, कैश ट्रांजैक्शंस मीन उधार की ट्रांजैक्शन नहीं, हम कैश की ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं कि कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है ट्रांजैक्शंस, यानी कि लेन देन जो कि हो इन हार्ड कैश। बेटा, हार्ड कैश का मतलब ये होता है कि जो नकद कैश की सूरत में होती हैं, नकद कैश या नकदी की सूरत में होती है, जिसमें हम करेंसी देते हैं या नोट देते हैं या नोट लेते हैं, उसे कहा जाता है हार्ड कैश। हार्ड कैश का मतलब है जो हमारे करेंसी नोट होते हैं उन्हें कहा जाता है हार्ड कैश। अच्छा, कैश का मतलब ये होगा कि नकद पैसा यानी कि नकदी, और हम कैश को चेक की फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी शख्स को चेक देते हैं, हमने किसी शख्स की पेमेंट करनी है, किसी शख्स को पैसा देना है, अगर हम उसको चेक की सूरत में पेमेंट करते हैं तो बेटा इस चेक को भी कैश माना जाता है।
और अगर हमें कोई शख्स चेक देता है तो उस चेक को भी कैश माना जाता है। तो कैश की डेफिनेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक नकद कैश और एक चेक। यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो नकदी की सूरत में हो रही हो, यानी कि नकद लेन देन किया जा रहा हो, वो भी कैश ट्रांजैक्शन है। और ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसा लेन देन जिसमें चेक के ज़रिए पेमेंट की जा रही हो या चेक के ज़रिए रिसीविंग की जा रही हो, पैसा वसूल किया जा रहा हो, उसे भी हम कैश की ट्रांजैक्शन मानते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि कैश बुक क्या होती है। तो स्टूडेंट, कैश बुक का मतलब क्या है? हम कैश बुक का मतलब ये लेते हैं कि कैश बुक एक ऐसी नोटबुक है, कैश बुक एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें हम किसी कारोबार के, किसी बिजनेस के कैश के लेन देन को, यानी कि कैश के आने को और कैश के जाने को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, फिर हमने आगे बात की कि कैश का मतलब ये होता है कि अगर हम नकदी की सूरत में बात करते हैं, नकद करेंसी की बात करते हैं, तो वो भी कैश है, और अगर हम चेक की बात करते हैं तो वो भी कैश है। तो अब हम बात करते हैं जी इस चैप्टर के नाम के पहले पार्ट पे, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं कि 3 कॉलम का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट, अब तक हमने बात ये कर ली कि कैश बुक का मतलब एक रजिस्टर है जिसमें हम कैश का लेन देन रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, कैश के लेन देन में नकद कैश भी आता है और इसके अंदर चेक भी आते हैं। अगर आप चेक के ज़रिए को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो भी कैश बुक में लिखेंगे, और अगर आप नकद ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो भी कैश बुक में लिखेंगे। अच्छा, कैश बुक के अंदर कुछ कॉलम्स बने होते हैं। आप कॉलम तो समझते हैं ना? कॉलम का मतलब होता है कि जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, इस तरह करके हम खाने बनाते हैं, उसे कहा जाता है कॉलम्स। तो कैश बुक के अंदर 3 कॉलम्स की गेम होती है, यानी कि जो हमारी कैश बुक बनती है उसमें 3 कॉलम्स बनाए जाते हैं। तो इसलिए इस कैश बुक को 3 कॉलम कैश बुक कहा जाता है। अब 3 कॉलम क्यों बनाए जाते हैं, कौन से कॉलम होते हैं इसके अंदर, वो जैसे हम क्लास को आगे लेकर जाएंगे तो हम बात करेंगे। अच्छा, अब मैं अपने पॉइंट को आगे लेकर जाऊंगा और अगली बात हम करते हैं कि 3 कॉलम कैश बुक इज़ आल्सो कॉल्ड 3 मनी कॉलम कैश बुक। सर, इसका क्या मतलब है? 3 मनी कैश कॉलम का मतलब होता है स्टूडेंट कि ऐसे कॉलम जिसमें हम मनी को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हम पैसे को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हम कैश को रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक के अंदर अमाउंट के, यानी कि रकम के 3 कॉलम होंगे। यानी कि कैश बुक का जो फॉर्मेट होगा, कैश बुक का जो स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर 3 कॉलम बने होंगे, इसलिए हम इसे 3 कॉलम्स वाली कैश बुक का नाम देते हैं। यानी कि ऐसी कैश बुक जिसमें 3 कॉलम होते हैं, मनी के 3 कॉलम होते हैं, पैसों के 3 कॉलम होते हैं, उसे हम कहते हैं 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब मैं अपनी बात को आगे लेकर जाऊँगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है समझने का, वो ये है स्टूडेंट्स कि कैश बुक की साइड्स कितनी होती हैं। बच्चों, साइड्स का मतलब क्या है कि कैश बुक के पोर्शन कितने होते हैं। देखिए, इसको मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपके पास जो आपका एक कॉमन रजिस्टर होता है, एक आपकी नोटबुक होती है, एक आपका जर्नल जो होता है, जब आप उस जर्नल को या उस रजिस्टर को या उस कॉपी को या उस नोटबुक को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो आपके पास स्टूडेंट्स 2 साइड्स आ जाती हैं। यानी कि एक साइड आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे होती है, आपके उल्टे हाथ पे होती है, और एक साइड होती है आपके सीधे हाथ पे। तो हमारी जो कैश बुक होती है, हमारा जो कैश का रजिस्टर होता है बच्चों, उसकी भी 2 साइड्स होती हैं। एक हमारे उल्टे हाथ वाली साइड होती है, एक हमारे सीधे हाथ वाली साइड होती है। इसी पे बात की जा रही है। अब सुनिएगा, कह रहे हैं कि देयर आर 2 साइड्स ऑफ कैश बुक। हमारी जो कैश बुक है उसकी 2 साइड्स हैं, यानी कि उसके दो पोर्शन हैं। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ कैश बुक इज़ कॉल्ड रसीट साइड। बेटा, जो हमारे उल्टे हाथ वाली साइड होती है ना, हमारा जो रजिस्टर जब हम ओपन करते हैं तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसे रसीट साइड कहा जाता है। बच्चों, रसीट्स का मतलब क्या है? रसीट्स का मतलब वसूली, मतलब पैसा आपके पास जब आएगा ना, आपके बिजनेस में पैसा जब आएगा तो आप उसको रसीट साइड पे शो करेंगे। और आगे कह रहे हैं एंड द राइट हैंड साइड, जो हमारे सीधे हाथ वाली साइड है, उसे कहा जाता है पेमेंट साइड। अब पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट करना, यानी कि अदायगी करना, यानी कि पैसा देना। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिख पाऊँ, अदायगी। तो पेमेंट साइड का मतलब होता है अदायगी की साइड, यानी कि पैसा जाने की साइड और पैसा आने की साइड। हमारे पास कैश बुक की 2 साइड्स होती हैं, हमारे रजिस्टर की 2 साइड्स होती हैं, एक हमारे उल्टे हाथ वाली साइड, एक हमारे सीधे हाथ वाली साइड। जो हमारे उल्टे हाथ वाली साइड है उसे कहा जाता है
रसीद साइड, जिसमें हम क्या लिखते हैं, जब पैसा आएगा तो हम अपने रजिस्टर के लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड पे एंट्री करेंगे। अब एंट्री कैसे करेंगे वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और जब हम पेमेंट करेंगे, जब हम कोई अदायगी करेंगे, जब हम किसी को पैसा देंगे, तो हम अपने राइट हैंड साइड वाली जो पोर्शन है कैश बुक का, उसके अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आती है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब इसी बात को मैंने एक और अंदाज में यहाँ पर आपको समझाया है कि हमारी जो कैश बुक होती है स्टूडेंट्स, उसकी दो साइड्स होती हैं बच्चों, उसकी दो साइड्स होती हैं। एक होती है उसकी रसीद साइड, एक होती है उसकी पेमेंट साइड। यानी कि हमारी कैश बुक दो साइड्स पर मुश्तमिल होती है। एक हमारे उल्टे हाथ वाली साइड होती है, एक हमारे सीधे हाथ वाली साइड होती है। तो एक एक साइड को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि रसीद साइड पर क्या होगा और पेमेंट साइड पर क्या होगा। देखें, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा चैप्टर है, इसका नाम है 3 कॉलम कैश बुक, यानी कि इसमें 3 कॉलम्स होंगे। तो बेटा अभी हमने बात की है कि हमारी कैश बुक की दो साइड्स हैं, यानी कि साइड्स दो हैं और उन दोनों साइड्स पे 3-3 कॉलम बने होंगे। दोनों साइड्स पे 3-3 कॉलम बने होंगे, यानी कि 3-3 खाने इस तरह के बने होंगे। अब बात करते हैं पहले हम रसीद साइड की। बेटा रसीद साइड का मतलब क्या होता है? जब हमें पैसा वसूल होगा ना, जब हमारे पास पैसा आएगा किसी भी वजह से, किसी भी ट्रांजैक्शन में हमें पैसा मिलेगा ना, तो हम उसको रसीद साइड पे रिपोर्ट करेंगे, यानी कि रसीद साइड पे लिखेंगे। और जब पैसा हमारे पास से जाएगा तो हम उसको पेमेंट साइड पे शो करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं रसीद साइड की। बेटा हम अपने रजिस्टर के लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें, जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो साइड होती है ना रजिस्टर की, उसे कहा जाता है रसीद साइड। अच्छा, उस रसीद साइड में 3 कॉलम होंगे। एक कैश का कॉलम होगा, एक बैंक का कॉलम होगा और एक डिस्काउंट का कॉलम होगा। फ़िलहाल मैं आपसे डिस्काउंट के कॉलम पे बात नहीं करूँगा, ये मैं आगे चल के, जैसे ये क्लास आगे चलेगी तो मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो फ़िलहाल हम बात करेंगे एक कैश कॉलम के ऊपर, एक बैंक कॉलम के ऊपर। देखें, अगर हमें कहीं से नकद पैसा मिलेगा, नकदी मिलेगी, नकद करेंसी मिलेगी, तो हम उसको रसीद साइड पर शो करेंगे। लेकिन रसीद साइड पर तो 3 खाने बने होंगे, 3 कॉलम बने होंगे। हम उसको किस कॉलम में शो करेंगे, किस खाने में शो करेंगे बच्चों? हम उसको कैश के कॉलम में शो करेंगे। अगर कोई आपका कस्टमर का मतलब क्या होता है? जो आपसे सामान ख़रीद कर जाता है। तो अगर आपका कोई कस्टमर आपसे सामान ख़रीदता है और आपको नकद पैसा देता है, तो आप उसको रसीद साइड पर कैश कॉलम के अंदर लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। फ़िलहाल आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में बिठाना है कि हमारी जो रसीद साइड होगी उसमें जब हम कोई वसूली करेंगे तो हम लिखेंगे। और अगर हमें वसूली नकदी की सूरत में होती है, नकद वसूली होती है, तो मैं इसको कैश कॉलम में लिखूँगा। लेकिन अगर कोई शख्स मुझे चेक ला कर देता है तो मैं उसको रसीद साइड के बैंक कॉलम में लिखूँगा। यानी कि अगर मुझे वसूली चेक की सूरत में होती है, कोई मुझे चेक ला कर देगा, तो मैं उसको रसीद साइड पर अपने उल्टे हाथ वाले बैंक कॉलम में लिखूँगा। यानी कि ये जो कॉलम बने होंगे ना, इसमें एक बैंक का कॉलम होगा, उसमें हम लिखेंगे। ठीक है जी। तो रसीद साइड पे कैश कॉलम में कब एंट्री करेंगे? जब हमें नकद पैसा मिलेगा। और रसीद साइड पर बैंक कॉलम में कब एंट्री करेंगे? जब हमें कहीं से चेक मिलेगा, कोई हमें चेक ला कर देगा, तो हम उसको बैंक कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं पेमेंट साइड पे। बेटा पेमेंट साइड पर भी 3 कॉलम होंगे। एक कैश का कॉलम होगा, एक बैंक का कॉलम होगा और एक डिस्काउंट का कॉलम होगा, जिसको फ़िलहाल मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब मैं आ जाता हूँ पेमेंट साइड पे कैश कॉलम में। अच्छा, अगर आप किसी शख्स को, अपने किसी बिज़नेस के बंदे को पेमेंट करेंगे कैश की सूरत में, यानी कि नकद पेमेंट करेंगे, आप किसी से सामान ख़रीद रहे हैं, या आप अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, या आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं, आप गैस का बिल पे कर रहे हैं, और उसकी जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो कैश की सूरत में कर रहे हैं, नकद पैसा दे रहे हैं, तो बच्चों उसको किस कॉलम में लिखा जाएगा? कैश कॉलम में लिखा जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम अपने किसी कंपनी के एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को अगर हम चेक की सूरत में पेमेंट करेंगे, या हम गैस के बिल की पेमेंट चेक के ज़रिए करेंगे, या हम बिजली के बिल की पेमेंट चेक के ज़रिए करेंगे, तो बेटा हम उसको किस कॉलम में लिखेंगे? बैंक कॉलम में लिखेंगे। तो अब तक हमने क्या बातें कर ली? अब तक हमने ये बातें कर ली कि कैश बुक की 2 साइड्स होती हैं, एक रसीद साइड, एक पेमेंट साइड। रसीद साइड का इस्तेमाल कब होगा? जब पैसा वसूल होगा। पेमेंट साइड का इस्तेमाल कब होगा? जब अदायगी करेंगे। अच्छा, अगर हम वसूली कर रहे हैं, कुछ रकम ले रहे हैं
कैश की सूरत में तो बेटा हम उसको रसीद साइड पे कैश कॉलम में लिखेंगे। अगर हम वसूली कर रहे हैं चेक के ज़रिए तो हम उसको रसीद साइड पर बैंक कॉलम में लिखेंगे। लाइकवाइज अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, अदायगी कर रहे हैं कैश की सूरत में तो बच्चों हम पेमेंट साइड पर कैश कॉलम में लिखेंगे। सेम इसी तरह अगर हम पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, चेक के ज़रिए तो हम उसको बैंक कॉलम में लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं आपको कैश बुक का एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि हमारी कैश बुक का फॉर्मेट होगा कैसे। तो बच्चों ये हम आपके सामने एक फॉर्मेट है कैश बुक का कि कैश बुक आपने कैसे बनानी होगी। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। देखें, ये जो हमारी कैश बुक है बच्चों, इसकी दो साइड्स हैं। एक इसकी ये रसीद साइड है, एक इसकी ये पेमेंट साइड है। ठीक है जी, एक रसीद साइड और एक पेमेंट साइड है। अच्छा, रसीद साइड पर हम एंट्री कब करेंगे? जब हमें पैसा वसूल होगा, यानी कि वसूली होगी। ठीक है, जब हमें वसूली होगी। पेमेंट साइड पे हम कब एंट्री करेंगे? जब हम अदायगी करेंगे, यानी कि कोई पेमेंट करेंगे, कोई पैसा देंगे। अगर आप गौर करें तो इसमें आपको एक कैश का कॉलम नज़र आ रहा है, एक आपको बैंक का कॉलम नज़र आ रहा है और एक आपको डिस्काउंट का कॉलम नज़र आ रहा है, जिसको फ़िलहाल मैं डिस्कस नहीं करूँगा। पेमेंट साइड पर भी आप देखें तो आपको एक कैश का कॉलम नज़र आ रहा है, एक आपको बैंक का कॉलम नज़र आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको हटा सकूँ, ये आपके पास बैंक का कॉलम है और फ़िलहाल डिस्काउंट के कॉलम को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये आपके सामने फॉर्मेट है कैश बुक का, 3 कॉलम कैश बुक का। अच्छा, अगर मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से जी। अब आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि ये हमारी जो रसीद साइड है, ये डेट से लेकर इस डिस्काउंट तक आती है और ये जो हमारी पेमेंट साइड है, ये इस डेट से लेकर इस डिस्काउंट तक आती है। जो आपके सामने पिंक कलर का की लाइन मैंने ड्रॉ की है, वो आपकी रसीद साइड का पोर्शन होगा बच्चों। ये आपके रजिस्टर की लेफ़्ट हैंड साइड है और ये जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये आपके रजिस्टर की राइट हैंड साइड है, यानी कि पेमेंट साइड है। इसका मतलब है कि हमें अपने रजिस्टर की डबल साइड लेनी होगी, आमने सामने 2 पेज लेने होंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारी रसीद साइड होगी, यानी कि वसूली की तरफ पैसा अगर पैसा आएगा तो यहाँ लिखेंगे और पैसा यानी कि कैश जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर होती है। ये फॉर्मेट आपको बच्चों याद करना होगा और इसके मुताबिक हम काम करेंगे। अच्छा, अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैश बुक बेसिकली होती क्या है और हम इसको कैसे बनाते हैं। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपके हैंडआउट्स का है, जो कि आपको क्लास में प्रोवाइड किए गए थे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब मैं क्वेश्चन को बच्चों पढ़ता हूँ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें क्या कहना चाह रहा है। बेटा इसमें कह रहा है कि अहमद एंड को यूजेस 3 कॉलम कैश बुक। हमारी कंपनी है जिसका नाम अहमद एंड को है, हमारी कंपनी है जिसका नाम अहमद एंड को है, यानी कि अहमद कंपनी है। वो अपने कारोबार में, वो अपने बिजनेस में 3 कॉलम कैश बुक यूज़ करती है, यानी कि 3 कॉलम वाली, 3 खानों वाली कैश बुक यूज़ करती है। आगे कह रहा है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर फॉर जून 2025। ये जो ट्रांजेक्शन है ना बेटा, ट्रांजेक्शन का मतलब हमने क्या पढ़ा था? ट्रांजेक्शन का मतलब हमने पढ़ा था कि लेन देन। ये सारा लेन देन आपको दिया हुआ है जून 1 से लेकर जून 20 तक। ये ट्रांजेक्शन्स हैं और इन ट्रांजेक्शन्स को आपने क्या करना है? रिक्वायर्ड में कह रहा है एग्जामिनर आपको। रिक्वायर्ड अगर मैं पढ़ूँ, रिक्वायर्ड का मतलब वो क्या होगा कि एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है। बच्चों एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आप क्या करें? रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड का मतलब है लिखें, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। बेटा अबव ट्रांजेक्शन का मतलब ये जो ट्रांजेक्शन्स आपको गए ना, ये जो सारी जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। कह रहे हैं कि इन ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करें। कहाँ पर? इन 3 कॉलम कैश बुक। हमारे एग्ज़ाम में हमारा ये रिक्वायर्ड होगा कि हमें इन ट्रांजेक्शन्स को, इन लेन देन को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो चलें देखते हैं कि हम इसको अपनी कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको एक बार फिर कैश बुक के फॉर्मेट पे लेकर आऊँगा और मैं आपको ये समझाऊँगा कि आप एग्ज़ाम में इसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। देखिए बेटा, आपके सामने ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, इसको देखिएगा और आप ये समझें कि ये जो पेज आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपकी रजिस्टर के 2 पेजेस हैं। एक आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे पेज है जो कि यहाँ से लेकर
यहाँ तक है, ठीक है। ये आपका रसीट साइड का पोर्शन है, ये आपकी रसीट साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है आपके रजिस्टर की। और इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी पेमेंट साइड है, ठीक है जी। तो ये आपकी रसीट साइड है और ये आपकी पेमेंट साइड है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है रजिस्टर की और ये आपके रजिस्टर की राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बात समझ आ रही है आपको? अच्छा देखें, अब इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं तो देखें, यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है डेट का कॉलम, यानी कि एक कॉलम डेट का है और एक कॉलम जो है वो उसके बाद जो गिवन है आपको वो किसका है जी, वो है पर्टिकुलर्स का। बेटा डेट का मतलब ये है कि किस तारीख को पैसा हमारे पास आया, रिसीट साइड है ना, किस तारीख को पैसा आया। और पर्टिकुलर्स में हमने ये लिखना है कि इसकी डिटेल है, यानी कि तफसील है कि किस वजह से पैसा है। आपको रीज़न लिखनी होती है कि हमारे कारोबार में जो पैसा आ रहा है उसकी क्या वजह है, और अगर हमारे कारोबार से पैसा जा रहा है उसकी क्या वजह है, ठीक है। पहला कॉलम बनेगा, हमेशा ये फॉर्मेट याद रखिएगा कि पहला कॉलम हमेशा बनेगा डेट का, दूसरा बनेगा पर्टिकुलर्स का। डेट का मतलब क्या है कि हमें जो कैश मिल रहा है ना, जो कैश हमें रिसीव हो रहा है वो किस वजह से रिसीव हो रहा है और किस तारीख को रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये दो कॉलम इसलिए बनाने, एक डेट का एक पर्टिकुलर्स का। उसके बाद एक कॉलम है PR। बच्चों PR का मतलब होगा पोस्ट रेफरेंस, PR का मतलब होगा पोस्ट रेफरेंस। अब क्या मतलब है, जब मैं ये क्लास आगे बढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल आप PR की फुल फॉर्म समझें कि PR का मतलब होता है पोस्ट रेफरेंस, पोस्ट रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद एक कॉलम बना हुआ है कैश का, एक कॉलम बना हुआ है बैंक का। बच्चों मैं आपसे सेल डिस्काउंट पे बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा फ़िलहाल इस क्लास में, आगे चल के मैं बात करूँगा। अच्छा, ये तो होगी आपकी रिसीट साइड। इसी तरह जो आपकी पेमेंट साइड है उसमें भी एक डेट का कॉलम होगा, जिसमें आप ये लिखेंगे कि किस डेट को हमने पेमेंट की, और पर्टिकुलर में लिखेंगे कि पेमेंट की क्या वजह है, हम पेमेंट कहाँ कर रहे हैं, क्या हम अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, क्या हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं, क्या हम गैस का बिल पे कर रहे हैं, या हम कहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, वो रीज़न आपको यहाँ लिखनी होगी। PR का मतलब वही पोस्ट रेफरेंस लिया जाएगा। क्या मतलब है आगे चल के बात करेंगे। एक कॉलम बना हुआ है कैश का, एक कॉलम बना हुआ है बैंक का। मैं फ़िलहाल इस डिस्काउंट वाले कॉलम को डिस्कस नहीं करूँगा। तो बेटा ये आपके सामने कैश बुक का एक फॉर्मेट है जो कि आपको याद रखना है कि किस तरह से बनेगा। अच्छा देखें, अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन का स्टार्ट लिया जाता है हमेशा कंपनी के नेम से। आपको याद है अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें एग्जामिनर ने हमें बताया था कि हमारी जो कंपनी है उसका नाम है अहमद कंपनी, ठीक है। हमारी कंपनी का नाम क्या है, अहमद कंपनी। तो हम बच्चों क्या करेंगे, जब भी कैश बुक का स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें जो एग्ज़ाम में कंपनी का नेम गिवन होगा उस नेम की हेडिंग डालेंगे। जैसे ही आप ये हेडिंग डालेंगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। 100 मार्क्स होते हैं ना अकाउंटिंग के, तो उसमें से हाफ मार्क्स आपको यहाँ से मिल गया। उसके बाद एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहे हैं, हम क्या बना कर दें। एग्जामिनर चाह रहे हैं कि हम 3 कॉलम कैश बुक बनाएं, यानी कि हम ऐसी कैश बुक बनाएं जिसमें 3 कॉलम होने चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो होगी वो होगी 3 कॉलम कैश बुक। आपने एग्जामिनर को बताना है कि भाई हम 3 कॉलम अपने कैश बुक में बनाएंगे। अब जैसे ही आप ये 3 कॉलम कैश बुक की हेडिंग डालेंगे बच्चों, आपको 0.5 मार्क्स और मिल गए, यानी कि 100 में से एक 1 मार्क आपको कंप्लीट इन 2 हेडिंग्स का मिल गया। उसके बाद आपको लिखना होता है कि ये जो हम कैश बुक बना रहे हैं किस मंथ की बना रहे हैं, ये किस मंथ की है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये मंथ है जून का, और जून किस साल का, 2025 का। तो बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हम 3 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं फॉर द मंथ एंडेड जून 30, 2025। यानी कि हम जो कैश बुक बना रहे हैं ये उस मंथ की बना रहे हैं जो कि जून 30 को ख़त्म होता है, ठीक है बच्चों। जैसे ही आप तीसरी हेडिंग डालेंगे 0.5 मार्क्स और आपको मिल गया, यानी कि 3 हेडिंग्स के 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 1.5 नंबर पक्का आपको इन 3 हेडिंग्स का मिल जाएगा। तो ये हेडिंग्स आपको हमेशा 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 डालनी है अपने सोल्यूशन में, ठीक है जी। उसके बाद फॉर्मेट में आपको बता चुका हूँ, इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना होगा और इस फॉर्मेट के मुताबिक आपको काम करना है। तो चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है। अच्छा बच्चों, जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हम हमेशा पहली ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करेंगे, पहले लेन देन से हम हमेशा स्टार्ट करेंगे। कह रहे हैं कि जून 1 को कि ओनर इन्वेस्टेड कैश ₹2 लाख इनटू बिजनेस।
कह रहे कंपनी का जो मालिक है, अहमद एंड को का जो मालिक है, अहमद एंड को का जो ओनर है, उसने अपने बिज़नेस में, अपने कारोबार में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अपने कारोबार में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मालिक अपने घर से पैसे ला के अपने कारोबार में लगाता है, अपने कारोबार में इन्वेस्ट करता है, तो बेटा आपने मुझे ये बताना है कि कारोबार में यानी कि बिज़नेस में यानी कि कंपनी में पैसा आ रहा है या कंपनी से पैसा जा रहा है। मालिक अपने घर से पैसा ला के कारोबार में लगाएगा तो कारोबार में, बिज़नेस में पैसा आ रहा है या कारोबार से पैसा जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि पैसा आ रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जा रही है। बेटा क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें ये कह रहा है कि मालिक ने इन्वेस्टमेंट की, मालिक ने पैसा लगाया। तो बेटा हमारे पास पैसा वसूल हो रहा है, यानी कि कारोबार में पैसा आ रहा है, वसूली हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जब हम कैश बुक बनाएंगे तो हम इस चीज़ को अपनी रसीद साइड पे शो करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका स्टेप ये होगा कि आपको ये डिसाइड करना है कि इस ट्रांजैक्शन में, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें पैसा कारोबार में आ रहा है या कारोबार से पैसा जा रहा है। तो इसमें हमने ये देखा कि मालिक ने, ओनर ने कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया है। बच्चों जब पैसा वो इन्वेस्ट करेगा तो पैसा आएगा, तो पैसा जब आएगा तो हम उसको रसीद साइड पे यानी कि वसूली वाली साइड पर शो करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ईयर लिखना है 2025 जून 1 की हमने यहाँ पर डेट डालनी है। और बच्चों यहाँ पे हम उसको कैश कॉलम में लिख देंगे 2 लाख। देखें यहाँ पे हम उसको कैश कॉलम में लिख देंगे 2 लाख। अच्छा, अब ये कैश आया कहाँ से? बेटा ये कैश कौन लेकर बिजनेस में आ रहा है? तो आपका आंसर होगा कि सर ये पैसा मालिक लेकर आ रहा है, ओनर लेकर आ रहा है। तो याद रखिएगा एक बात कि जो पैसा मालिक लेकर आएगा ना, अपने घर से लाएगा और अपने कारोबार में, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो बच्चों याद रखिएगा कि उसको अकाउंटिंग के ज़बान में कैपिटल कहते हैं। उसे अकाउंटिंग के ज़बान में क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। वैसे तो कैपिटल का मतलब होता है दारुल हुकूमत, जैसे इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फील्ड की। तो अकाउंटिंग की फील्ड में कैपिटल का मतलब लिया जाता है मालिक का लगाया हुआ पैसा। जो पैसा कारोबार में मालिक लगाता है उसे अकाउंटिंग की ज़बान में क्या कहते हैं जी? कैपिटल कहते हैं। तो बेटा आपको यहाँ पर लिखना होगा कि कैपिटल की वजह से पैसा कारोबार में आ रहा है, तो हमने रसीद साइड पर इसे शो कर दिया कैपिटल के नाम से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं जून 3 को कि परचेज ऑफिस फर्नीचर। परचेज़ का मतलब होता है ख़रीदा। परचेज़ का क्या मतलब होता है? परचेज़ का मतलब होता है ख़रीदना, कोई चीज़ ख़रीदी, यानी कि हमने ख़रीदा। क्या ख़रीदा जी? ऑफिस के लिए फ़र्नीचर ख़रीदा। मालिक घर से 2 लाख रुपए लाया है ना, बिज़नेस में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब कंपनी ये सोच रही है, यानी कि हमारा जो बिज़नेस है वो ये सोच रहा है कि भाई मुझे ऑफिस का फ़र्नीचर चाहिए जहाँ पे लोग आके बैठेंगे। तो हमने क्या किया, हमने अपने कारोबार के लिए इस 2 लाख रुपए में से जो हम घर से लाए थे, हमने फ़र्नीचर बाय किया। हमने फ़र्नीचर ख़रीदा, किस पर? कैश पर ख़रीदा। और कितने का ख़रीदा? 10,000 का। अब ज़रा सोचें ना कि जब हम अपने बिज़नेस में कोई चीज़ ख़रीदेंगे कैश पर, हम मार्केट से कोई चीज़ कैश पर ख़रीद कर लाएंगे, तो पैसा हमारे पास आएगा या पैसा हमसे जाएगा? यानी कि पैसे की रिसीविंग होगी या पेमेंट होगी? बिल्कुल पेमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को, यानी कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है जून 3 की, उसको हम पेमेंट साइड पे रिपोर्ट करेंगे। बेटा हम उसको कहाँ शो करेंगे? हम उसको पेमेंट साइड पे शो करेंगे, क्योंकि अदायगी हो रही है। अच्छा, हम कितना कैश दे रहे हैं? हम 10,000 का कैश दे रहे हैं। दिस वन, ये वाला कैश हम दे रहे हैं 10,000। तो हमने उसको पेमेंट साइड पे शो करना है अपनी कैश बुक में, और उसको कैश कॉलम में लिखना है। उसको हमने कैश कॉलम में लिखना है क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं। तो हमने कैश कॉलम में लिख दिया 10,000 रुपीज़। और हम क्या ख़रीद रहे हैं, क्या हम बाय कर रहे हैं? हम फर्नीचर बाय कर रहे हैं। तो आपको रीज़न पेश करनी पड़ेगी कि ये कैश आप कहाँ पर पे कर रहे हैं, ये पैसा आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा आपने लिख दिया कि हमने फ़र्नीचर के लिए पैसे की क्या की? हमने फ़र्नीचर के लिए पैसे की पेमेंट की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जून 7 की। बेटा जून 7 में कह रहा है कि परचेज़ ऑफिस सप्लाइज़। हम एक बार फिर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, हम एक बार फिर कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, हम परचेज़ कर रहे हैं, हम परचेजिंग कर रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं। हम क्या ख़रीद रहे हैं जी? हम ऑफिस के लिए सप्लाइज़ ख़रीद रहे हैं। बच्चों सप्लाइज़ का मतलब क्या होता है? सप्लाइज़ का मतलब होता है स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, इसे कहा जाता है सप्लाइज़। हम सप्लाइज़ ख़रीद रहे हैं और वो भी कैश पर ख़रीद रहे हैं, यानी कि नकद ख़रीद कर ला रहे हैं। तो बेटा बताओ कि पैसा आएगा कारोबार में या कारोबार से पैसा जाएगा? कारोबार से पैसा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को, जून 7 वाली जो एंट्री है,
उसे हम पेमेंट साइड पे रिपोर्ट करेंगे और पर्टिकुलर में क्या लिख देंगे, सप्लाइज़, यानी कि हमें रीज़न पेश करनी होती है हम 5000 की क्या ख़रीद रहे हैं, सप्लाइज़ ख़रीद रहे हैं। तो ये एंट्री हम किस साइड पे शो करेंगे, हम सप्लाइज़ की एंट्री पेमेंट साइड पे शो करेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है जून 10 को परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश। बेटा हम एक बार फिर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, हम परचेजिंग कर रहे हैं, हम ख़रीदारी कर रहे हैं। हम क्या ख़रीद रहे हैं ऑफिस के लिए, हम ऑफिस के लिए कोई इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं। बेटा इक्विपमेंट का मतलब होता है कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कोई प्रिंटर, ऐसी कोई चीज़ हम ख़रीद रहे हैं और वो भी ख़रीद रहे हैं जी कैश पर। तो बेटा बताओ कैश आएगा बिज़नेस में या कैश जाएगा? हम 12,000 का कोई कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह परचेज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल पैसा हमारे पास से जाएगा। तो हम इस जून 10 वाली एंट्री को कहाँ पर रिपोर्ट करेंगे बेटा? हम इस जून 10 वाली एंट्री को अपनी पेमेंट साइड पे रिपोर्ट करेंगे और पर्टिकुलर में लिख देंगे इक्विपमेंट। हम इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं कितने का? 12,000 का। तो बेटा ये चीज़ हमने अपनी पेमेंट साइड पे रिपोर्ट कर दी। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी सा काम है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो चीज़ों को समझ आएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जून 11, बेटा जून 11 में कह रहा है सोल्ड ओल्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन कैश। बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, इस बार हम ख़रीद नहीं रहे हैं बल्कि हम इस बार बेच रहे हैं, हम सोल्ड कर रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं। हम अपना कोई पुराना फर्नीचर हमारे पास पड़ा होगा, हमने वो पुराना फर्नीचर ऑफिस का सेल कर दिया, किस पर? कैश पर सेल कर दिया। अब ज़रा सोचें ना, कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं, जैसे हमारे घर में कोई पुरानी चीज़ होती है, हम उसको बेच देते हैं, बाल्टीन डब्बे वाले को किसी को दे देते हैं। तो बताइएगा कि जब हम कोई चीज़ बेच देते हैं तो पैसा हमारे पास आता है या पैसा जाता है? हम कोई चीज़ बेच देते हैं, घर की पुरानी चीज़ कोई बेचते हैं तो पैसा आता है या जाता है? बिल्कुल हमारे पास पैसा आता है। तो बेटा इस बार क्या होगा, इस बार ये जो जून 11 की ट्रांजैक्शन है ये हम कहाँ शो करेंगे? इसे हम शो करेंगे अपनी रिसीट साइड पर, इसे अपनी रिसीट साइड पे शो करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इस तरह इसको शो करेंगे, हम डेट डालेंगे 11, पर्टिकुलर में लिखेंगे फर्नीचर और कितने का फर्नीचर हमने सेल किया, हमने 10,000 का फर्नीचर सेल किया। तो बेटा इस चीज़ को हम अपनी रिसीट साइड पे शो करेंगे 10,000 रुपीज़। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है जून 12 को परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। बेटा इस बार हम फिर कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं। तो क्या होगा जी, फ़ौरन आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जब हम परचेज़ करेंगे और वो भी कैश पर परचेज़ करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा। तो बेटा हमने 25,000 रुपीज़ की क्या परचेजिंग कर ली? हमने मर्चेंडाइज़ परचेज़ कर ली। बेटा अब ये मर्चेंडाइज़ क्या होती है? मर्चेंडाइज़ का मतलब होता है वो चीज़ जो हम कारोबार में बेचने के लिए रखते हैं। मर्चेंडाइज़ बेटा किसे कहते हैं? मर्चेंडाइज़ का मतलब होता है तिजारती सामान, यानी कि वो चीज़ जो हम अपने कारोबार में बेचते हैं, जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं। जैसे एक मोबाइल डीलर है, मोबाइल सेलर है, वो मोबाइल बेचता है तो मोबाइल उसके लिए मर्चेंडाइज़ है। एक कंप्यूटर का डीलर है, वो कंप्यूटर में डील करता है, कंप्यूटर बेचता है तो कंप्यूटर उसकी क्या होंगी? मर्चेंडाइज़ होगी। एक सब्ज़ी वाला सब्ज़ी बेच रहा है तो सब्ज़ी उसकी मर्चेंडाइज़ है। फ्रूट वाला फ्रूट बेच रहा है तो फ्रूट उसकी मर्चेंडाइज़ है। तो मर्चेंडाइज़ का मतलब क्या होता है? मर्चेंडाइज़ का मतलब होता है तिजारती सामान, यानी कि वो चीज़ें जो हम कारोबार में बेचने की नीयत से रखते हैं उसे कहा जाता है मर्चेंडाइज़। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट से मर्चेंडाइज़ ख़रीद कर ला रहे हैं ताकि हम आगे बेच सकें। तो हमने मर्चेंडाइज़ कितने की खरीदी जी? 25,000 की। तो बेटा हम क्या करेंगे, किस साइड पे जाएंगे? हम जाएंगे पेमेंट साइड पे और हम डेट डालेंगे 12 की डेट डालेंगे और पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? मर्चेंडाइज़, और 25,000 रुपीज़ की मर्चेंडाइज़ की हमने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। तो हमारे पास मर्चेंडाइज़ आ रही है और उस कैश हमारे पास से जा रहा है, तो हमने मर्चेंडाइज़ की वजह से कैश को यहाँ पर पे कर दिया, कैश हमारे पास से जा रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है कि जून 13 को सोल्ड मर्चेंडाइज़ ऑन कैश। अब हम अपनी मर्चेंडाइज़ को बच्चों सेल कर रहे हैं। इस बार हम मर्चेंडाइज़ बेच रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, सोल्ड। तो मर्चेंडाइज़ जब बेचेंगे और वो भी कैश पर बेचेंगे तो बताएं कि कैश हमारे पास आएगा या कैश हमसे जाएगा? यकीनन कैश हमारे पास आएगा। तो हम उसको किस साइड पे शो करेंगे? हम उसे शो करेंगे अपनी रिसीट साइड पर। देखें यहाँ पे हम उसको शो कर रहे हैं और हमने यहाँ पे डेट डाली है 13 और मर्चेंडाइज़ हम सेल कर रहे हैं 13,000 की, तो हमने इसको कैश कॉलम में लिख दिया। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? आगे बढ़ते हैं। जून 15 में कह रहा है, जून 15 को ओनर इन्वेस्टेड फर्दर कैश ₹30,000 इनटू बिजनेस। बेटा कह रहा है कि मालिक ने, कारोबार का जो मालिक है, बिज़नेस का जो मालिक है,
उसने फर्दर कैश इन्वेस्ट किया। बेटा फर्दर का मतलब होता है मज़ीद, और पैसा लगाया। मालिक ने और पैसा कारोबार में लगाया, वो घर से पैसा लेकर आया और उसने 30,000 रुपीज़ बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए, बिज़नेस में लगा दिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब मालिक घर से 30,000 लाएगा तो पैसा बिज़नेस में आएगा या पैसा बिज़नेस से जाएगा? पैसा बिज़नेस में आएगा। तो हम उसको रिसीट साइड पे शो करेंगे या पेमेंट साइड पे शो करेंगे? आप कहेंगे सर हम उसे रिसीट साइड पे शो करेंगे। तो हमने रिसीट साइड पे यहाँ शो कर दिया 30,000। और किसकी वजह से आ रहा है? कैपिटल की वजह से आ रहा है। ये बच्चों वही कैपिटल है जो शुरू में हमने बात की थी कि कैपिटल का मतलब क्या होता है? मालिक की तरफ से कारोबार में लगाया गया पैसा, उसे कहा जाता है कैपिटल। तो मालिक कारोबार में कितना पैसा लगा रहा है जी? मालिक कारोबार में 30,000 रुपीज़ लगा रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि कैपिटल की वजह से बिज़नेस में 30,000 रुपीज़ आ रहा है, तो हमने कैश कॉलम में लिख दिया। तो यहाँ तक हमने जो ट्रांजैक्शंस की हैं, यानी कि हमने जून 1 से लेकर जून 15 तक ये हमने ट्रांजैक्शंस कवर कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ समझ आई होगी। बेटा आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं या तो वो रिसीट साइड पे लिखी जा रही हैं या फिर वो पेमेंट साइड पे लिखी जा रही हैं। अब मैं आपको एक ऐसी एंट्री की तरफ लेकर आ रहा हूँ। हमारे पास तकरीबन 3 एंट्रीज़ रह गई हैं। ये एंट्रीज़ कवर करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बेटा। और ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आने वाले क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। चलें जी, हम अपनी नेक्स्ट एंट्रीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें जो हमारे पास नेक्स्ट एंट्रीज़ आ रही हैं वो अब हमारे पास जून 16 की, जून 18 की और जून 20 की एंट्रीज़। बेटा 1 मिनट के लिए मैं आपको दोबारा से जून 1 से लेकर जून 15 तक की ट्रांजैक्शन पर लेकर जाऊंगा। देखें ये जो ट्रांजैक्शंस हैं जून 1 से लेकर जून 15 तक, ये तमाम वो ट्रांजैक्शंस हैं जो या तो हमने कैश बुक की रिसीट साइड पर लिखी हैं या फिर हमने कैश बुक की पेमेंट साइड पर लिखी हैं। यानी कि इसमें हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, हर अलग अलग ट्रांजैक्शन या तो रिसीट साइड पर शो हुई है या फिर वो पेमेंट साइड पर शो हुई है। अब मैं आपसे जो नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ, और शायद इस चैप्टर की सबसे टेक्निकल बात है जो जिससे बच्चे थोड़ा सा शुरू में स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं, बाद में थोड़ी प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ समझ आ जाती है। अब आप यूँ समझिए कि मैं सबसे एक टेक्निकल एंट्री की तरफ आपको लेकर आ रहा हूँ। एक ऐसी एंट्री जो कि कैश बुक की दोनों साइड्स पर शो होती है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक शो होती है। यानी कि अब मैं आपको वो एंट्री पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको हम ना सिर्फ कैश के रिसीट साइड पे शो करेंगे बल्कि उसी दिन उसी डेट को हम उसको पेमेंट साइड पे भी शो करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ऐसी कौन सी एंट्री है जो कैश बुक की दोनों साइड पर शो होती हैं? अब तक तो हमने जो एंट्रीज पढ़ी हैं उसमें या तो वो रिसीट साइड पे शो हो रही है या फिर वो पेमेंट साइड पे शो हो रही है। बेटा अब मैं आपसे जो एंट्री डिस्कस करने जा रहा हूँ उस एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहा जाता है जी? कॉन्ट्रा एंट्री। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये है कि ऐसी एंट्री जो हम अपनी कैश बुक के दोनों तरफ रिपोर्ट करते हैं, यानी कि हम कैश बुक की दोनों तरफ लिखते हैं, ना सिर्फ हम उसको रिसीट साइड पे लिखते हैं बल्कि पेमेंट साइड पे भी लिखते हैं। ऐसी एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी एंट्री होगी जिसे हम कैश बुक की दोनों साइड पे लिखेंगे? बेटा इसके लिए आपको मेरी एक बात को गौर से सुनना और समझना है, बहुत अहम बात है, इसको गौर से सुनिएगा। देखिए 3 तरह की एंट्रीज़ ऐसी होंगी, 3 तरह की एंट्रीज़ ऐसी होंगी जो कि कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएंगी, यानी कि उन्हें हम कॉन्ट्रा एंट्री का नाम देंगे। और कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है? जो कि कैश बुक की दोनों साइड्स पे रिपोर्ट होती है, यानी कि रिसीट साइड पर भी और पेमेंट साइड पर भी रिपोर्ट होती है। अब वो कौन सी 3 एंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि कैश बुक की दोनों तरफ लिखी जाती हैं? तो सुनिएगा बेटा, पहली एंट्री जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जो कैश बुक की दोनों तरफ लिखी जाती है, वो एंट्री ऐसी एंट्री होती है, वो ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें हम अपने ऑफिस से कैश को उठाते हैं, हम अपने ऑफिस की कैश को उठाते हैं और उसे जाके अपने बैंक में डिपॉज़िट करते हैं। क्या मतलब सर? बेटा सुनिएगा, मतलब इसका ये है कि अगर हम अपने ऑफिस की कैश को अपने बैंक में डिपॉज़िट करें तो ऐसी एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाएगा। यानी कि ऑफिस से पैसा, ऑफिस का कैश हम उठा के बैंक में जाके जमा कर दें, यानी कि बैंक में डिपॉज़िट कर दें, तो ऐसी एंट्री को क्या कहेंगे? हम ऐसी एंट्री को कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है जी। दूसरी,
अगर हम अपने बैंक से पैसा उठाएं, अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालें और उस कैश को हम अपने ऑफिस के अंदर ले आएं, पहली एंट्री, हम अपने ऑफिस के पैसे को, अपने ऑफिस के कैश को बैंक में जमा करें तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। दूसरी एंट्री, अगर हम अपने बैंक के कैश को अपने ऑफिस में वापस लेकर आएँ तो उसे भी क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाएगा। तो पहली एंट्री जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसमें ऑफिस से पैसा बैंक जाता है या फिर बैंक से पैसा ऑफिस में आता है, ऐसी एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। तो सर तीसरी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है? बेटा फ़िलहाल मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, उसको आने वाली क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि तीसरी एंट्री कौन सी होती है जिसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। फ़िलहाल आज की क्लास के लिए आप सिर्फ ये दो बातें याद रखिए। अगर मैं जून 16 की ट्रांजैक्शन पढ़ूँ तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है या नहीं? देखें क्या कह रहा है, जून 16 को कह रहा है डिपॉजिटेड कैश ₹50,000 इनटू बैंक। हमने क्या किया, अपने ऑफिस की कैश को डिपॉजिट करवा दिया। कहाँ पर? हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो बेटा ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। और कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक की किस साइड पर शो करते हैं? क्या रिसीट साइड पे शो करते हैं या पेमेंट साइड पे शो करते हैं या दोनों साइड पे शो करते हैं? तो आपका बेटा आंसर आना चाहिए कि सर कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री होती है जो कैश बुक की दोनों साइड पे शो करते हैं। तो देखें यहाँ पर हम दोनों साइड पर शो करें। ये 16 की ट्रांजैक्शंस है, 16 की ट्रांजैक्शन यहाँ पर भी है, 16 की ट्रांजैक्शन यहाँ पर भी है। बाकी आप तमाम ट्रांजैक्शंस को देखें, फर्स्ट की ट्रांजैक्शन हो, 11 की हो, 13 की हो, 15 की हो, कोई भी ट्रांजैक्शन इस साइड पर नहीं आई। लेकिन ये 16 की ट्रांजैक्शंस ऐसी है, जून 16 की ट्रांजैक्शंस ऐसी है जो कैश बुक की दोनों तरफ लिखी जा रही है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको गौर से समझिएगा और बड़ी केयरफुली आपने इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाना है। देखें हम क्या कर रहे हैं, हम ऑफिस का पैसा, हम ऑफिस से पैसा उठा रहे हैं और कहाँ जाके जमा कर रहे हैं बेटा? हम ऑफिस का पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं? हम ऑफिस का पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं। तो अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, या फिर मैं अपने क्वेश्चन को रीफ्रेज कर दूं, अपने क्वेश्चन की वर्डिंग को चेंज कर दूं और मैं आपसे इस तरह पूछूं कि ये बताइएगा कि हमारा जो पैसा है वो कौन वसूल कर रहा है? क्या हमारा पैसा ऑफिस वाले वसूल कर रहे हैं या हमारा पैसा बैंक वाले वसूल कर रहे हैं? तो बेटा आपका आंसर ये होगा कि सर पैसा ज़ाहिर है बैंक में जमा हो रहा है तो बैंक वाले वसूल कर रहे हैं, बैंक वाले हमारे पैसे को ले रहे हैं। तो बेटा हमने क्या करना है, हमने अपनी रिसीट साइड पर जाना है, हमने अपनी रिसीट साइड पर जाना है और हमने रिसीट साइड पर जाके अपने बैंक कॉलम में एंट्री करनी है। क्योंकि हमारी जो वसूली हो रही है ना, जो वसूली हो रही है वो हमारे बैंक के अंदर हो रही है, हमारे बैंक वाले वसूली कर रहे हैं। तो बेटा 16 की ट्रांजैक्शन को आपने सीधा बैंक कॉलम में लिखना है, वसूली की साइड पर बैंक कॉलम में लिखना है। अब आप मुझे बताइएगा कि हम बैंक में क्या डिपॉजिट कर रहे हैं? बेटा हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं कैश। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम रिसीट साइड पे अपनी कैश को कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं? बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बेटा हम बैंक कॉलम में लिख देंगे 50,000 रुपीज़। और ये कौन सी एंट्री है? सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो बेटा कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी फॉर कॉन्ट्रा, आपको पोस्ट रेफरेंस में ये सी का लेटर लिखना होगा। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी तो आपको ये लिखना होगा। दोबारा समझिएगा, हम पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं? हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं। बेटा वसूली कौन कर रहा है? बैंक वाले वसूली कर रहे हैं। तो बेटा ये कौन सी साइड है? सर ये रिसीट साइड है। तो बेटा बताओ रिसीट साइड पे हम कैश कॉलम में लिखें या बैंक कॉलम में? सर आप इसको बैंक कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हम बैंक में पैसा वसूल करवा रहे हैं, हम पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बेटा हमने यहाँ पर बैंक कॉलम में लिख दिया 50,000। और बैंक में क्या डिपॉजिट कर रहे हैं? बेटा कैश कर रहे हैं। और ये कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा। अगर बेटा ये कॉन्ट्रा है तो ये यहाँ पर भी जानी चाहिए, तो हम यहाँ पर भी लेकर गए। देखें अब यहाँ पर जब हम जाएंगे ना पेमेंट साइड पर, तो बच्चों हम इस पूरी एंट्री को यहाँ पर घुमा देंगे, यानी कि हम इस पूरी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। कैसे? यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या लिखा? कैश। यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक। बेटा यहाँ पर देखो हमने किस कॉलम में लिखा? बैंक कॉलम में। बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कैश कॉलम में। यानी कि जो काम हमने यहाँ पर किया है वो सारा काम उलट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर कैश आया है तो यहाँ पर बैंक आएगा, यहाँ पर अगर बैंक कॉलम में आया तो यहाँ पे कैश कॉलम में, क्योंकि पेमेंट कैश की हो रही है ना, तो पेमेंट साइड पे कैश कॉलम में लिखेंगे। और ये कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा। तो सी फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी प्रैक्टिस हम आने वाले क्वेश्चन में खूब करेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ये एक एंट्री कॉन्ट्रा मैंने डाली। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जून 18 को कह रहा है, जून 18 पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹15,000 बाय चेक। हमने अपने स्टाफ को, हमने अपने मुलाजमीन को, हमने अपने वर्कर्स को
सैलरी पे की है बेटा, और सैलरी हमने चेक के ज़रिए पे की है। हमने अपने स्टाफ को 15,000 की सैलरी पे की है। पेड का वर्ड आया हुआ है, हमने पे किया है, लेकिन इस बार हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले तो आप ये बताएं कि हम रसीद साइड पे जाएंगे या पेमेंट साइड पे। सर पेमेंट हो रही है तो पेमेंट साइड पे जाएंगे, तो बेटा हम पेमेंट साइड पे चले गए। और यहाँ पर देखें डेट हमने डाली 18 में हमने यहाँ पर लिखा सैलरी। सैलरीज का मतलब होता है तनख्वाह, हम अपने स्टाफ को तनख्वाह दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। तो बेटा हम जब सैलरी लिखेंगे तो हम उसको बैंक से पे करवाएंगे, यानी कि पेमेंट होगी कहाँ से होगी, पेमेंट बैंक से होगी, क्योंकि हम चेक दे रहे हैं। तो सर अगर हम चेक देंगे तो पेमेंट बैंक से होगी। बिल्कुल बेटा, पेमेंट बैंक से होगी। तो जब भी चेक का जिक्र आएगा तो बच्चों आपने हमेशा बैंक कॉलम में लिखना होगा 15,000। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट एंट्री में कह रहे हैं जून 20 को कह रहे हैं कि पेड ऑफिस रेंट ₹10,000 बाय चेक। अब देखें यहाँ पर भी चेक के ज़रिए पेमेंट हो रही है, और किस चीज़ की पेमेंट हो रही है, ऑफिस के रेंट की। रेंट का मतलब होता है किराया। हमारा जो ऑफिस का किराया है वो 10,000 रुपीज़ हमने चेक के ज़रिए पे किया। तो बेटा चेक की पेमेंट हो रही है, चेक के ज़रिए पेमेंट हो रही है, तो बताएं पेमेंट साइड पे जाएंगे रसीद साइड पे। सर पेमेंट साइड पे जाएंगे। आपने डेट डालनी है 20, यहाँ पर लिखना है रेंट, और बच्चों आपने इसको बैंक कॉलम में लिख देना है। ठीक है, तो आपने चेक की जो भी पेमेंट्स होंगी बच्चों, चेक की जो भी पेमेंट्स होगी, चेक की सारी पेमेंट्स आपने बैंक के थ्रू करनी है। तो यहाँ आपने बैंक कॉलम में ये एंट्री करें। ठीक है जी। तो बेटा यहाँ तक हमने क्या किया, अपने तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अब ये सारी ट्रांजैक्शन हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं। बेटा ये सारी ट्रांजैक्शन हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं। हमारी सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा जब सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगी, तो बेटा इसकी कुछ फाइनलाइजेशन होती है, इसको कुछ फाइनल करना होता है, इसकी टोटल वगैरह करना होता है, इसकी कुछ ना कुछ एंडिंग करनी होती है। अच्छा, अब तरीकाकार क्या होगा, अब तरीकाकार बच्चों ये होगा कि आपने हमेशा ये देखना है कि सारी ट्रांजैक्शन जब आप लिख देंगे तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक दिस, इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। और अब आपने क्या करना है, इन तमाम कॉलम्स का टोटल करना है। आपने इन तमाम कॉलम्स का टोटल करना है। बेटा आपने कैश कॉलम का भी टोटल करना है, आपने बैंक कॉलम का भी टोटल करना है। फ़िलहाल मैंने डिस्काउंट पे बात नहीं की, लेकिन आगे चल के डिस्काउंट पे भी बात होगी, तो डिस्काउंट के कॉलम का भी टोटल करेंगे। यहाँ पर भी कैश का टोटल करेंगे, बैंक का करेंगे, और यहाँ पे डिस्काउंट। तो मैंने वीडियो को लंबा ना करने के लिए ऑलरेडी टोटल कर लिया है। तो अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करता हूँ, तो बेटा इसका टोटल आता है 2,53,000। ये इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल है। सेम इसी तरह हमारे बैंक में ये 50,000 एक ही अमाउंट है, तो मैंने इसको यहाँ पर दोबारा 50,000 लिख लिया। बेटा यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है तो 0 मैंने लिख दिया। सेम इसी तरह यहाँ पे आते हैं तो कैश का भी आपने टोटल करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टोटल बनता है 102। इसी तरह आपने 15,000 और 10,000 का टोटल करना है बेटा, वो 25,000 बनेगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। बेटा ये हमारी कौन सी साइड है, सर ये हमारी रिसीट साइड है। बेटा ये कौन सी साइड है, सर ये हमारी पेमेंट साइड है। अच्छा, रिसीट्स का मतलब क्या है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, सर पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब है आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि ये पैसा आया है। बेटा ये सारा पैसा हमारे कारोबार में, यानी कि हमारे पास कैश इतना आया है। कब आया है, पूरे जून के महीने में हमारे पास कैश इतना आया है। अच्छा ये क्या है, सर ये बैंक है। बैंक में कितना पैसा आया है, बैंक में सर 50,000 रुपये आया है। अच्छा इसी तरह ये साइड क्या है, बेटा ये साइड शो कर रही है पेमेंट को। पेमेंट का मतलब होता है गया, यानी कि इतना पैसा गया। कितना पैसा गया जी, अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टोटल बनता है 102। अगर मैं बैंक का टोटल करता हूँ 15,000 10,000 तो इसका टोटल बनता है 25,000। तो बेटा ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे टोटल कर लिया, यानी कि हमने क्या किया, हमने कैश कॉलम का टोटल किया, यहाँ पर लिखा। हमने बच्चों बैंक कॉलम का टोटल किया, यहाँ पर लिखा। सेम इसी तरह हमने पेमेंट साइड पे कैश कॉलम का टोटल किया, यहाँ पर लिखा। सेम इसी तरह हमने बैंक के इसका टोटल किया, यहाँ पर लिखा। और बेटा यहाँ पे 0 है तो ये आ गया। ठीक है जी, सही। अच्छा अब एक बार फिर समझिएगा कि इस 2,53,000 का क्या मतलब है। बेटा इस 2,53,000 का ये मतलब है कि पूरे मंथ में इतना पैसा आया, इतना कैश आया, और पूरे मंथ में इतना कैश गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 2,53,000 आया है और 102 गया है तो हमारे पास कितना कैश बच गया, तो आपका आंसर होगा सर हमारे पास कैश जो बचा है वो बचा है जी कितना, हमारे पास जो कैश बचा है वो 1,51,000 बचा। ये 151 बेटा कैसे आया, दोबारा समझिएगा। 2,53,000 हमारे पास आया और 102 हमारे पास से गया। तो मैं क्या करूँगा, इस 253 में से ये 102 माइनस करूँगा।
बेटा मैं इस 253 में से ये 102 माइनस करूँगा। 102 कहाँ से आएगा, इन सब का टोटल होगा। तो जब मैं 253 में से 102 माइनस करूँगा तो मेरे पास इतना कैश बच जाएगा। बेटा ये इतना कैश बच गया। बेटा कितना कैश, सर ये कैश मेरे पास बच गया 151। अब ये कहाँ से आया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 253 में से 102 को माइनस किया। अब ये 102 कैसे आया, इन सब का टोटल किया गया। ठीक है, तो ये पैसा मेरे पास बच गया है। बेटा इसी तरह मैं क्या करूँगा, मैं इसी तरह अपने बैंक में जो पैसा आया था ना, उसमें से ये पैसा चला गया। कहाँ गया, 15,000 यहाँ चला गया, 10,000 यहाँ चला गया। तो बेटा ये 25,000 में क्या करूँगा, इस 50,000 में से माइनस कर दूँगा। बेटा मैं क्या करूँगा, 25,000 50,000 में से माइनस कर दूँगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, सर मेरे पास बचेगा 25,000। ठीक है, तो ये 25,000 मैं यहाँ पे लिखूँगा। फिर क्या करूँगा, मैं फिर ये करूँगा कि मैं इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। बेटा मैं इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, अगर आपको नज़र आ रही है ये लाइन, और मैं इन दोनों का टोटल करूँगा। बेटा मैं इन दोनों का टोटल करूँगा और टोटल मैं यहाँ पर लिख दूँगा, और इस टोटल को मैं नीचे डबल लाइन से क्लोज़ कर दूँगा। यानी कि मैं इसको क्या करूँगा, बेटा मैं क्या करूँगा, मैं इस वैल्यू को प्लस करूँगा, इसका टोटल यहाँ पे लिखूँगा, इसको डबल लाइन से क्लोज़ कर दूँगा। मैं इसका और इसका टोटल करूँगा, इसका टोटल यहाँ आएगा। मैं ऊपर एक लाइन लगाऊँगा और नीचे डबल लाइन लगाऊँगा। बेटा इसी तरह अगर यहाँ पर भी कोई अमाउंट होगी तो मैं ऐसा ही करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस टोटल को यहाँ नीचे उतारूँगा। बेटा आमने सामने उतारूँगा बच्चों, ये टोटल एक दूसरे के सामने आना चाहिए। मैं इसके नीचे लाइन लगाऊंगा, मैं इसके नीचे लाइन लगाऊंगा ये। अच्छा अब देखें ये टोटल आमने सामने आ गया। अब ये जो अमाउंट बची है ना बेटा, ये जो अमाउंट बच गई है, बेटा ये जो अमाउंट बच गई है 151 और 25,000 जो बच गई है, ये अमाउंट बच गई है ना बेटा, ये अमाउंट बच गई है। कैसे बच गई, देखिए बेटा 253 आया था, 102 चला गया, तो कितना बच गया मेरे पास 151। इसी तरह 50,000 बैंक में आया था, 25,000 बैंक से चला गया, बैंक में कितना बच गया 25,000। बेटा जो पैसा बच गया ना, इसको हम अकाउंटिंग के ज़बान में कहते हैं बैलेंस। बेटा बैलेंस का मतलब होता है बकाया, बैलेंस का मतलब होता है बकाया। एक तो बैलेंस कहते हैं ना मतवाज़न करना, तवाज़न रखना, लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग में बैलेंस का मतलब है बकाया। अच्छा ये जो पैसा बच जाएगा इसका क्या करेंगे, बेटा ये जो आपके पास कैश बच गया और ये आपके बैंक में जो पैसा बच गया इसका क्या करोगे, सर हम इसको अगले महीने अगले मंथ इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों इसको कहा जाता है CF। बेटा CF का मतलब होता है कैरीड फॉरवर्ड। बेटा CF का मतलब होता है कैरीड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कहते हैं आगे, जो पैसा बच जाएगा उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो पैसा बच गया है ना, इसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। कैसे फॉरवर्ड करेंगे उसको ज़रा समझिएगा। बेटा ये लाइंस आपने नीचे लगानी होंगी, ठीक है, और यहाँ पर भी आप लाइन लगाएंगे। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये लाइंस आपने आमने सामने ये टोटल करना है। अच्छा ये टोटल आमने सामने होगा, याद रखिएगा। अच्छा ये जो मेरे पास पैसा बच गया ना बैलेंस ये है बच्चों, ये मैं नेक्स्ट मंथ इस्तेमाल करूँगा। देखो अभी हमारा कौन सा मंथ है, सर हमारा जून का मंथ है, और बेटा हमारे जून का मंथ कंप्लीट हो चुका है ना, एंड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये जून 30 का जो पैसा है इसको जुलाई 1 को आगे शिफ्ट कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस BF। बेटा BF का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। बेटा BF का मतलब है ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड, यानी कि ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉड फॉरवर्ड, आगे लाया गया। बेटा ये पैसा कहाँ से आगे लाया गया, सर ये पैसा हमारे पास जो जून में बच गया था ना, ये पैसा जो जून में बच गया था इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ पर ले आया, इसको कहा जाता है बैलेंस BF। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं इंशाल्लाह आपको 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करके सेंड करूँगा और आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको इस क्वेश्चन में से 70-80% भी चीज़ें समझ आती हैं तो समझ आएँ कि हमारी कामयाबी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आपको मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।